अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू हॉरर स्टोरी टेलर्स। कहानी शुरू करने से पहले अपने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दें, दरवाजे बंद कर लें और आयतुल कुर्सी और सूरह नास ज़रूर पढ़ लें और ज़रा रुक कर अपने इर्द गिर्द अंधेरे कोनों में एक बार ज़रूर देख लें कि कहीं कोई और भी तो वहाँ मौजूद नहीं, क्योंकि कहते हैं कि जब उन पुरअसरार चीज़ों की बातें होती हैं तो वो खामोशी से आकर आपके बराबर में बैठ जाती हैं और सुनती हैं कि उनके बारे में क्या बात हो रही है। तो क्या आप तैयार हैं इस खौफ का सामना करने के लिए? कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो खौफनाक पहेली में तब्दील हो जाते हैं, जिनका कोई सिरा हाथ नहीं लगता और आप यकीन ही नहीं कर पाते कि आपने जो कुछ देखा, आप पर जो कुछ बीती, वो हकीकत थी या कोई ख्वाब। ऐसी ही एक ट्रक ड्राइवर के साथ सफ़र करने वाली एक लड़की की आप बीती सुनिए, जिसने उसकी रातों की नींदें हराम कर दी। आज की हॉरर स्टोरी मिस रेहाना ने हमारे साथ शेयर की है। कहती हैं कि ये कहानी मेरी मुलाजिमा की है। आज तक तो मैं जितनी भी ट्रक ड्राइवर्स की कहानियाँ सुनती आ रही थी, वो सब मर्द हजरात की हुआ करती थीं। मेरे ख्याल में ये पहली दफ़ा होगा कि जहाँ एक ट्रक ड्राइवर के साथ एक लड़की भी उस खौफनाक रात में उसके साथ थी। बाकी की तमाम कहानी मेरी मुलाजिमा ही की ज़ुबानी सुनिए। हम रहीम यार ख़ान के करीब एक गांव में रहते थे। मेरे अब्बू ने 2 शादियां की थीं। हम 6 बहनें और 2 भाई थे। मेरी शक्ल अपने तमाम बहन भाइयों से बहुत मुख्तलिफ थी। मैं अपनी अम्मी पर गई थी, जबकि बाकी सब बहन भाई वालिद और उनके ख़ानदान पर गए थे। वहाँ गांव में हम सभी ज़मींदार की ज़मीनों पर काम किया करते थे। दिन भर की मेहनत, मुशक्क़त, कड़ी धूप या फिर सख्त सर्दी में काम करने के बाद हमारे हाथ 5 से 10 हज़ार रुपये फ़ी फ़र्द के हिसाब से आते थे। गंदम हमें ज़मींदार मुफ्त देता था। सब्जियाँ और फ्रूट जब दिल चाहता आते जाते गुज़रते हुए किसी भी खेत से हम तोड़ लिया करते थे। कुछ ज़मींदारों की तरफ से हमें फसल लेने की इजाज़त होती थी। यूं गांव में रहते हुए कभी खाने पीने का कोई मसला नहीं हुआ। हाँ, मसला होता था तो सिर्फ दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने का। इसीलिए हम शहर कराची का रुख करते हैं। हम लड़कियां और औरतें घरों में काम करके पैसा कमाकर गांव भेजती हैं। ये सब हमारी बाजियां हमें इतना दे देती हैं कि हमारे शहरों में काम करने की वजह से गांव में हमारे लोग उन ज़रूरियात को पूरा कर पाते हैं। हमारे घरों के अक्सर मर्द ट्रक चलाते हैं, कभी तेल कभी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। हम अक्सर कराची से गांव जाने के लिए अपने किसी भी रिश्तेदार के आते जाते ट्रक में बैठकर गांव चली जाया करती थीं। यूं बसों में गांव पहुंचने का जो किराया लगता था, वो भी बच जाता था। एक दफ़ा ईद के दिन करीब थे और मैं जहाँ पहले काम किया करती थी, वो बाजी अचानक ईद पर अपने मैके दूसरे शहर चली गईं। अब मेरे पास पूरे 10 दिन की छुट्टियाँ थीं। बसों के किराए ईद की वजह से 1500 से 3000 तक जा पहुँचे थे, जो उस वक्त मेरी जेब की इजाज़त नहीं देते थे। इसीलिए पंजाब से पुराने कपड़ों का भरा ट्रक लेकर मेरा बहनोई कराची पहुँचा। उसने कहा कि बस में ना जाओ, कल मैंने सामान लेकर निकलना है। 3 दिन में यानी ईद के दूसरे दिन तुम गांव पहुंच जाओगी और तुम्हें किराया भी नहीं देना पड़ेगा। मैं भी इस बात पर राज़ी हो गई कि उसी के साथ चली जाऊंगी और गांव में हफ्ता गुजार कर उसी के साथ वापस कराची आ जाऊंगी। अगले दिन सुबह फजर के फ़ौरन बाद ट्रक लेकर निकलना था। मेरे बहनोई ने अपने साथ कंडक्टर को इस सफ़र में ले जाने से मना कर दिया, क्योंकि मैं साथ थी। उस दिन सुबह से ही आसमान पर बादल थे और सर्दी भी खूब पड़ रही थी। मेरा दिल होल रहा था कि ये ना हो कि रास्ते में तेज़ बारिश आ जाए, और अगर वाकई बारिश हो गई तो रुकते रुकाते खुदा जाने कब गांव पहुंचूंगी। मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। मैंने अपना सामान बांधा और सुबह सवेरे उस इंतज़ार में बैठ गई कि बहनोई का फ़ोन आए तो मैं अड्डे पर पहुंच जाऊं। होते होते सुबह के 9 बज गए। मैं फ़ोन करूं तो फ़ोन ना लगे। आखिर 9:30 बजे के करीब मेरे बहनोई का फ़ोन आया
कि ट्रक के इंजन में एक मसला आ गया है, अभी मैकेनिक मिला है और काम हो रहा है, तुम तैयार रहो। जैसे ही काम ख़त्म होगा मैं तुमको इत्तला कर दूंगा, तुम अड्डे पहुंच जाना। सुबह से दोपहर और फिर दोपहर से शाम हो गई। हम बस से अगर अपने गांव जाते तो 8 घंटे लगते थे और रात ही रात में हम पहुंच भी जाते थे। ट्रक में क्योंकि रुकते रुकाते जाना होता था, इसलिए 3 दिन का सफ़र होता था। होते होते तकरीबन शाम के 5 बज गए। मेरे बहनोई का फ़ोन आया कि फ़ौरन अड्डे पर पहुंच जाओ, काम बस अभी ही ख़त्म हुआ है। सर्दियों के दिन थे और मगरिब भी होने वाली थी। सारा दिन कोफ्त में गुजरा था, जिसकी वजह से नींद का भी गलबा आँखों पर था। खैर, मैं फ़ौरन ही अड्डे पहुंच गई। पहुंची तो सामान की लोडिंग हो चुकी थी। मेरे बहनोई ने मेरे पहुंचने के बाद ही सफ़र शुरू कर दिया, क्योंकि वैसे भी देर हो चुकी थी। सफ़र शुरू हुआ और रात आहिस्ता आहिस्ता तारीक होना शुरू हो गई। कुछ ही देर में मुकम्मल तारीकी छा गई। ईद की वजह से मामूल से ज़्यादा ही रश था। हर कोई ईद पर अपने ईद जाने के चक्कर में तेज़ी और जल्दी में था। मैं सख्त नींद में थी। तभी मेरा बहनोई बोला कि आगे पहुंचकर खाना खा लें और चाय पी लें, तब सोना, वरना बीच में नींद ख़राब हो जाएगी। मैं भी अपने आप को जगाने की कोशिश में थी। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे गाड़ियों का रश कम होता जा रहा था और मुझे हैरत हुई कि अब से कुछ देर पहले तक जो गाड़ियां हमारे साथ ही निकली थीं, वो आखिर गईं तो कहाँ गईं। खैर, कुछ ही लम्हों बाद रास्ता बिल्कुल सुनसान और वीरान होता चला गया। अब सिर्फ गहरी तारीकी, सर्दियों की रात और तेज़ हवाएं हमारे साथ सफ़र कर रही थीं। ट्रक आगे बढ़ता जा रहा था। हवा बहुत ठंडी थी। मैंने शीशे ऊपर कर रखे थे। मुझे कपकपी सी चढ़ने लगी तो मैंने एक बड़ी सी चादर अपने गिर्द लपेट ली। फ़ज़ा में बिल्कुल खामोशी थी, बस तेज़ हवा या फिर सिर्फ ट्रक की आवाज़ थी जो मुसलसल मेरे कानों में पड़ रही थी। अभी सफ़र जारी था कि अचानक से दूर कहीं 2 लोग खड़े नज़र आए। मैंने बहनोई से कहा, मुराद भाई, ये कौन है? वो कहने लगा कि लिफ्ट के चक्कर में होंगे। इसी तरह से बहुत से लोग हमें अक्सर रास्ते में मिलते हैं। मैं उन लोगों को गौर से देखने लगी। जैसे जैसे ट्रक करीब हुआ, मैंने देखा कि उनमें से एक मर्द और एक औरत थे। साइड पर खड़े होने की बजाय वो रोड के बीचों बीच खड़े थे। मैंने बहनोई से पूछा कि आप लिफ्ट देंगे क्या? वो बोले, बीचों बीच खड़े हैं, पूछता हूँ जाना कहाँ है? अगर रास्ते में हवा तो बिठाने में कोई हर्ज नहीं। उसने ट्रक ऐन उनके सामने लाकर रोक दिया। शीशा नीचे किया तो ठंडी हवा का झोंका मुझसे टकराया। बहनोई ने तेज आवाज में पूछा, क्या बात है? वो मर्द सिराइकी ज़बान में बोला कि कुछ दूर आगे ही उनका ढाबा है। आज ढाबे पर पहुंचने में देर हो गई। कोई भी गाड़ी यहाँ से अभी तक नहीं गुजरी और ना ही गुजरने का इम्कान है। इसकी औरत ढाबे पर खाना बनाती है और साथ में उनका कुछ सामान भी है। मेरे बहनोई ने दरवाजे से उन्हें अच्छी तरह देखा और कहा कि मेरे साथ तो खुद एक सवारी है। वो कहने लगा कि बस केबिन में कुछ जगह दे दो, कुछ ही देर में हम अपना मकाम आने पर उतर जाएंगे। मेरे बहनोई ने मुझे कहा कि तुम साइड पर हो जाओ और इस औरत को जगह दे दो, इसके मर्द को मैं पीछे केबिन में बिठा देता हूँ। बहनोई ने दरवाज़ा खोला और इस औरत से कहा कि ऊपर चढ़ जाओ। अब मैंने इस औरत को बगौर देखा तो वो सफ़ेद शलवार कमीज़ में थी। सर पर बड़ी सी ओनी चादर लिए उसका चेहरा आधा ढका हुआ था। मैं उसे वाज़े देख नहीं पाई। जैसे ही मेरे बहनोई ने दरवाज़ा खोला, उस औरत की निगाह मुझसे टकराई और उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया, ऐसे जैसे वो चाहती थी कि मैं उसे ऊपर की तरफ खींचूं। मेरा बहनोई देखते के साथ ही बोला कि ये तुम्हें ऊपर क्यों खींचे? उसने इशारा फ्रंट दरवाजे के साथ ही लोहे के बने हैंडल की तरफ किया कि उसे पकड़ो और ऊपर चढ़ जाओ। मगर वो औरत बजाय उसके कि कोई जवाब देती या उस लोहे के हैंडल को पकड़ती, उसने अपने बाजू को ऊपर ही रखा कि मैं उसे ऊपर की तरफ खींच लूँ। मैंने बहनोई की तरफ देखा। बहनोई मेरा चीख कर उसके मर्द से बोला कि तुम्हारी जनानी ऊपर चढ़ेगी या नहीं? तो उसके मर्द के होंठों पर एक मुस्कुराहट आ गई जो बहुत ज़्यादा मानी खेज थी।
और उस रात की मध्यम सी चांद की रोशनी में उसके चेहरे को महीब और मकरूह बना रही थी। वो बोला, खींच लो भाई उसे। मेरे बहनोई ने आगे बढ़कर फौरन दरवाजे को जोर से बंद किया, लॉक कर लिया और ट्रक को एक झटके से आगे बढ़ा दिया। अब मैं कभी हैरानगी से बहनोई को और कभी पीछे उन दो लोगों को देखूं। जैसे ही बहनोई ने ट्रक को आगे बढ़ाया, पीछे से जोरदार हवाओं के तेज चलने की आवाज़ें आने लगीं। मेरा बहनोई बोला, जो दुआ याद है वो पढ़ो। मुझे अब समझ न आए कि आखिर ये सब क्या था। मैंने दुआ पढ़ना शुरू कर दी। तब आगे जाकर बहनोई बोला कि ये इंसान नहीं थे, कोई और ही मखलूक थी। मैंने कहा, देखने में तो इंसानों ही जैसे थे, मेरे और तुम्हारे जैसे। वो बोला, अगर वो औरत इंसान होती तो लोहे के डंडे को पकड़कर ऊपर आ जाती। वो लोहा था ना, इसीलिए उसने उसे हाथ नहीं लगाया। अब मैं अपने बहनोई की तरफ हैरान होकर देखूं कि इस बात का क्या मतलब। वो बोला, ऐसी मखलूक़ात वीरान रास्तों में हमें नज़र आती हैं, और अगर ये लोहे को हाथ ना लगाए तो समझ जाओ कि मामला कोई और है। गैर मखलूक कभी लोहे को हाथ नहीं लगाएगी। मेरे तो इस कदर सर्दी में भी ठंडे पसीने छूटने लगे। वो नींद जो मुझे सफ़र के शुरू से आ रही थी, अब मुझसे कोसों दूर हो गई, और वो तेज़ हवाएं अब भी हमारे पीछे थीं। मेरा बहनोई मुसलसल थर्मस से कहवा निकाल निकाल कर पी रहा था। उसको तो ट्रक चलाना था ताकि नींद ना आए और वो बेदार रहे, मगर मैं खामोश थी और मेरी नज़रें आगे के रास्ते पर थीं। अचानक से ट्रक के फ्रंट विंडो पर बारिश के छींटे पड़ने लगे। बादल तो सुबह से थे। कुछ ही देर में देखते ही देखते बारिश तेज़ होने लगी। ट्रक के वाइपर मुसलसल चल रहे थे और ट्रक की रफ्तार हल्की हो गई। सड़क पर फिसलन भी ज़्यादा होने लगी। बादल की गरज चमक जारी थी और बिजली कड़कने की रोशनी दूर से ही साफ नज़र आ रही थी। मेरा बहनोई बोला कि अब जो भी करीबी होटल आएगा उस पर रोक लूँगा। खाना खाकर रात वहीं गुजारते हैं। सुबह अल्लाह का नाम लेकर सफ़र का आगाज़ करेंगे। मेरी भी ज़हनी हालत कुछ अजीब सी हो रही थी। अभी तो मैं ये फ़ैसला ही नहीं कर पा रही थी कि वो दो मुसाफिर इंसान थे या वाकई वो कोई और मखलूक थी। इतने में ट्रक की बाएं जानिब एक तरफ को छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। ट्रक की रोशनी तेज़ थी और ढाबे के आगे एक लालटेन जल रही थी। मेरा बहनोई बोला, शुक्र है रुकने की कोई तो जगह मिली। यहीं जो खाना मिलेगा खाएंगे। ट्रक साइड पर रोक लेंगे और रात गुजार कर इंशाअल्लाह सुबह सफ़र का आगाज़ करेंगे। बहनोई ढाबे पर उतरा और मुझे भी उतरने का कहा, मगर मेरी तरफ कच्चा रास्ता होने की वजह से इस कदर कीचड़ थी कि बहनोई ने कहा, तुम मेरी तरफ से नीचे उतरो, यहाँ पत्थर हैं, आराम से उतर जाओगी। मैं बड़ी सी चादर में अपने वजूद को संभाले नीचे उतरी तो सामने ढाबा था। मैं गौर से ढाबे को देखने लगी। कच्ची मिट्टी और गारे का बना हुआ एक छोटा सा ढाबा। मेरा बहनोई कुछ हैरान भी था। कहने लगा, इस रास्ते में पहले तो ये ढाबा कभी नहीं देखा। खैर, ये भी आज की रात गनीमत है, वरना आगे जाकर एक और ढाबा मिलता जो कुछ फासले पर है। मगर मेरी निगाहें तो कुछ और ही देख रही थीं। हैरतनी बात यह थी कि तेज़ बारिश होने के बावजूद वो ढाबा गीला नहीं था। गारे और मिट्टी से बनी इमारत तो बारिश के बायस पहले ही गीली हो जाती है ना, लेकिन ना वो इमारत गीली थी और ना ही उस ढाबे के अंदर गीले पैरों के निशान या बारिश का पानी था। मेरा बहनोई सेट के नीचे बनी जगह से अपने लिए गर्म स्वेटर और शाल निकाल रहा था। मैंने देखा उस ढाबे पर सिर्फ दो मर्द कोने वाले तख्त पर बैठे खाना खा रहे थे और उन दोनों की पुश्त मेरी तरफ थी, इसीलिए मैं उन्हें वाज़े तौर पर देख नहीं सकी। ढाबे के अंदर ही एक तंदूर था जिस पर एक औरत घूंघट निकाले रोटियां लगा रही थी। मुझे न जाने क्यों वो सब कुछ बहुत पुरस्कार लग रहा था, मगर दूसरे ही लम्हे होटल से उठती हुई चाय की खुशबू से मेरे दिमाग को झटका लगा। मैं क्यों इस तरह से सोच रही थी? एक तो इस मौसम में गर्म चाय और कुछ ना भी सही तो रोटी तो खाने को मिलती, और फिर इसी ट्रक के पीछे कैबिन में मैं आराम से सो जाती। तो बजाय इसके कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं, मैं क्यों इस तरह की बातें सोच रही हूँ? मेरे बहनोई ने स्वेटर किया, जैकेट भी बाहर निकाल ली और छतरी को एक हाथ से खोलकर बोला,
जल्दी जल्दी आगे कदम बढ़ाओ, वरना तो बिल्कुल ही भीग जाओगी। हम ढाबे के अंदर पहुंचे। आते के साथ ही एक लड़का जिसकी हल्की हल्की शेव थी और जो 16-17 साल का होगा, आगे आया और हमें देखने लगा। बहनोई बोला, जो भी खाना है ले आओ। वो खामोशी से आगे बढ़ा तो बहनोई फिर बोला, मगर ख्याल रहे खाना गर्म हो। मैं इर्द गिर्द ढाबे का जायजा ले रही थी। वो औरत तंदूर के पास बैठी आटा गूंद रही थी और हैरत अंगेज तौर पर उस औरत ने वैसा ही सफ़ेद शलवार कमीज पहन रखा था। उसका चेहरा घूंघट की वजह से नजर नहीं आ रहा था। मुझे एक लम्हे को लगा कि ये वही औरत तो नहीं, मगर दूसरे ही लम्हे मैंने अपने दिमाग को झटका दिया कि ऐसा कैसे हो सकता था। इतने में वो लड़का गरम गरम खाना 2 प्लेटों में और एक बड़ी सी चंगेरी में रोटियां रखकर ले आया। वो खाना इस कदर गरम था कि स्टील की प्लेटें लाल हो रही थीं और उसमें से धुआं निकल रहा था। वो कोई गोश्त का सालन था जिसमें बड़ी बड़ी बोटियां पड़ी हुई थीं। मेरा बहनोई बोला कि तुम लोग गोश्त खिलाते हो, वो भी इतनी बड़ी बड़ी बोटियां। यहाँ कौन ही आता होगा जो तुम लोगों को इस गोश्त की कीमत दे पाता होगा। ऐसे होटलों में तो अमूमन सादा सी दाल या ज़्यादातर आलू की सब्जी होती है। इस बात पर भी लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं क्यों मुझे इस गोश्त में से हेक आती महसूस हो रही थी। और इतनी बड़ी बोटियां, तौबा, मैं तो पहले ही गोश्त नखरों से खाती थी, अब ये कैसे खाऊं? मैंने कहा, भाई कोई दाल वगैरह है तो वो ले आओ। अब वो एक तेज़ मर्दाना आवाज़ में बोला कि सब ख़त्म हो चुका है, बारिश इतनी तेज़ है, यही खाना है, खाना है तो खा लो। होटल का मालिक देर से पहुंचा था, वरना तो दाल सब्जी यहाँ पर सभी कुछ मिलता तुम्हें। मैं उसकी इस बात पर खामोश हो गई। क्या कहती? मैंने रोटी और चाय मंगवाकर रोटी को चाय में डब्बोकर खाना शुरू कर दिया। मेरा बहनोई खा तो रहा था, मगर उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि खाना बदमज़ा है। आखिर बोला कि जाने किस गधे का गोश्त लाया है, बड़ी ही बदबू आ रही है इसके अंदर। मैंने कहा, तो मत खाएं, चाय में डब्बोकर रोटी से गुजारा ही तो करना है। ऐसे में वो लड़का खाना हमारे आगे रखकर एक कोने में बैठ गया और मुझे तकने लगा। मैंने खाना खाते हुए नकाब मुंह से हटा दिया था। जब मेरे मुंह से नकाब हटा तो मैंने महसूस किया कि उसकी निगाहें मेरे चेहरे के ऊपर जमी हुई थीं। मेरे बहनोई ने मेरी घबराहट से अंदाज़ा लगा लिया। वो आगे बढ़कर गुस्से में उस लड़के को कुछ कहने ही वाला था कि मैं क्या देखती हूँ। वही आदमी जो हमें रास्ते में उस औरत के साथ मिला था, हमारे सर पर खड़ा था। इसी मानी खेज मुस्कुराहट के साथ तेज़ और भारी आवाज़ में बोला, अब मैं आपको होटल से इस तेज़ बारिश में निकाल कर बाहर खड़ा कर दूं तो कैसा लगेगा आपको? मेरा बहनोई उसे देखकर घबरा गया। मैंने फौरन पलटकर पीछे निगाह दौड़ाई तो वो औरत रोटियां लगा रही थी। बेशक उसकी आंखें घूंघट में छुपी हुई थीं और गहरे घूंघट की वजह से मुझे सिर्फ उसकी नाक और उसके होंठ नजर आ रहे थे। और फिर जब मैंने गौर से देखा तो मैं कैसे भूल सकती थी, ये वही तो थी, वही जो मुझे अपना हाथ दे रही थी ट्रक में बैठने को। और उसका मर्द यकीनन ये जुमला मेरे बहनोई के उसे रात की तारीकी में रोड पर छोड़ जाने के जवाब में कह रहा था। अब मंजर ये था कि वो तीनों लोग, वो औरत, वो मर्द और वो 16-17 साल का लड़का, हम दोनों को देख रहे थे और हम दोनों उन तीनों की तरफ देख रहे थे। जबकि बाहर बादल कड़क रहे थे और मध्यम लालटेन की रोशनी में मुझे उन तीनों की आंखें चमकती हुई महसूस हो रही थीं। मेरा खौफ के मारे बुरा हाल था कि अगर ये मेरे बहनोई के मुताबिक गैर मखलूक हुए तो फिर। मेरे बहनोई के हाथ कांपने लगे। वो एक झटके से तख्त पर से उठा, मगर फौरन उठते के साथ ही नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके पेट में शदीद दर्द उठ रहा था। मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं, और करूं भी तो क्या। अचानक बहनोई ने ज़ोरदार उपकाई कर डाली, मैं पानी मांगूं। मगर वो तीनों मेरे बहनोई को गौर से देख रहे थे और ऐसा महसूस होता था कि तीनों बहरे और गूंगे हों। उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सामने मटका रखा हुआ था। मैं फौरन आगे बढ़ी, मटके में से निकालकर बहनोई को पानी दिया। उसने 2-3 गोलियां खाईं और फिर पानी पिया और मुंह को कपड़े से साफ करता हुआ उठा। फौरन चाबी उठाकर ट्रक की तरफ बढ़ा
मैं उसके पीछे थी। मेरे बहनोई ने कांपते हाथों से ट्रक का दरवाज़ा खोला ताकि पहले मैं चढ़ूं और उसके बाद फिर वो खुद बैठा। उसने मुड़कर नहीं देखा कि पीछे क्या हो रहा था, कौन मौजूद था और कौन नहीं, और एक झटके से ट्रक को आगे बढ़ा दिया। घबराहट के मारे मेरा बुरा हाल था, जहन बिल्कुल मौफ था। और फिर जब ट्रक आगे बढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कैद से आज़ाद हो गई हूँ। ज़हनी थकन इस कदर थी कि शायद ज़िंदगी में मैंने जितना भी काम किया था वो जिस्मानी थकान एक तरफ थी, मगर उस वक्त उन चंद लम्हात में मेरी जो हालत थी उसको मैं अल्फाज में बयान कर ही नहीं सकती। ऐसा मुझे महसूस हो रहा था कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा, या फिर मैं कभी शायद पहुँच ही नहीं पाऊँगी। कौन सी ईद और कहाँ की ईद, कुछ याद ही नहीं था। मैं मुसलसल कलमे का विर्द कर रही थी। मेरा बहनोई भी कलमा पढ़ रहा था। बारिश कुछ थमी, मगर अब भी हल्के हल्के छींटे पड़ रहे थे। मेरी आंखें सूज गई थीं। मुझसे पलक झपकना तक मुश्किल हो रहा था। अब समझ न आए कि किस जगह रुकें। मैंने बहनोई की तरफ देखा, बोला कि देखो आगे एक होटल है, आएगा तो रुकता हूँ। गाड़ी रुके तो फिर पीछे कैबिन में चले जाना और सो जाना, मैं यहीं आगे सो जाऊँगा। मैं इस बात पर उसको गौर से देखने लगी तो फिर वो खुद बोला कि अब सब ढाबे एक जैसे तो नहीं होते। फिर वो कहने लगा कि अच्छा होता सुबह सफ़र पर निकलते। पता नहीं ये रात कैसी है। हमेशा उन रास्तों पर सफ़र करता आया हूँ, मगर आज तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बदल गया हो। ये रास्ता भी, ये वीराने भी, ये ढाबे भी। उस वीरान रास्ते की खामोशी मुझे काट खाने को दौड़ रही थी। बारिश भी थम चुकी थी, हो का आलम था, और मैं दुआ कर रही थी कि या अल्लाह जल्दी से सुबह हो जाए। मगर वो रात लंबी होती जा रही थी, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ट्रक के चलते चलते इंजन में से कुछ आवाज़ें आने लगीं। मेरे बहनोई की शक्ल देखने वाली थी, मगर उसने गाड़ी नहीं रोकी। होटल या ढाबा वहीं करीब था। वो उस ढाबे के आने से पहले गाड़ी रोकना नहीं चाहता था। अचानक ही कुछ दूर से हमें एक सुजुकी सड़क की जानिब उल्टी पड़ी नजर आई। शायद कोई एक्सीडेंट हुआ था। उस गाड़ी के इर्द गिर्द कोई भी मौजूद नहीं था। खुदा जाने कोई जख्मी उस गाड़ी के अंदर ना हो। मैंने बहनोई से कहा कि तुम पुलिस को फ़ोन कर दो। बोला पहले देख तो लो कोई जिंदा भी है कि नहीं, शायद अंदर कोई हो ही ना और ज़ख्मियों को पहले ही ले जा चुके हों। मगर जो गाड़ी का हाल था, साफ लग रहा था कि अब तक कोई भी मदद को नहीं पहुंचा था। मेरे बहनोई ने उस सुजुकी गाड़ी के बिल्कुल सामने ट्रक रोका और दरवाजे से उतरा। मैंने भी शीशे को नीचे कर लिया ताकि देखूं कि मंजर है क्या। बहनोई आगे बढ़ा और करीब जाकर देखा। मैं ट्रक में बैठी शीशे से मुंह निकालकर देख रही थी। इसी लम्हे मुझे एक सफ़ेद दुपट्टा सुजुकी गाड़ी की बाएं जानिब टूटे हुए शीशे में से बाहर निकलता हुआ नजर आया। मेरा बहनोई कुछ देर टॉर्च की रोशनी में देखता रहा और फिर अचानक से घबराकर भागता हुआ ट्रक में आकर बैठ गया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। मैंने पूछा कि क्या हुआ। वो शदीद घबराहट में था। बोला कि पानी दो, मुझे पानी दो। मैंने जल्दी से उसे पानी पिलाया। उसका सांस पूरी तरह उखड़ रहा था और हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। मैंने कहा मुराद भाई क्या हुआ, कुछ तो बताएं। वो बोला दुआ करो बस होटल तक पहुंच जाए। उसके मुंह से सही अल्फाज भी नहीं निकल रहे थे। मैं कलमा पढ़ती गई और ये दुआ करती रही कि या अल्लाह हमें खैरियत से पहुंचा दे। ट्रक के इंजन से अब भी आवाज़ें आ रही थीं और मैं ये सोच रही थी कि अगर कहीं ट्रक रुक गया तो फिर क्या होगा। होते होते हम होटल तक पहुंचे। उस होटल के बाहर चारपाइयाँ बिछी हुई थीं और इक्का दुक्का लोग वहाँ पर मौजूद थे। जैसे ही ट्रक रुका एक आदमी आया और कहने लगा कि सोने का बंदोबस्त है, चारपाइयाँ हमारे पास हैं। मैंने गौर से देखा, वो एक बूढ़ा आदमी था। मेरा बहनोई बोला कि नहीं, ट्रक में बस हमें चाय पिला दो। वो पीछे को पलटा तो बहनोई ने पूछा कि पीछे कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या। वो पलटा और कहने लगा कि इस बारे में तो वो कुछ नहीं जानता।
मेरा बहनोई फिर बोला कि उसमें एक औरत, एक मर्द और 16-17 साल का लड़का मरे पड़े थे। वो बोला कि बारिश तेज थी, उसे कुछ भी नहीं मालूम कि पीछे क्या हुआ। मैं ये सुनकर अपने बहनोई को देखने लगी। मेरे बहनोई ने मेरी तरफ गौर से देखा और कहा कि वो तीनों तो पीछे सुजुकी के अंदर मरे पड़े थे, और मेरी चीख निकल गई। मैंने कहा तो फिर वो। मेरा बहनोई कहने लगा कि आज जन्नात हमें उन मरे हुए लोगों के रूप में मिले थे, बस उसके अलावा और मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा बुरा हाल था। हम ट्रक से उस रात नहीं उतरे। मैं और मेरा बहनोई हम दोनों जागते रहे। हमें इर्द गिर्द सब कुछ पुरअसरार लग रहा था। नहीं मालूम था कि कब फिर वो मखलूक हमारे सामने आ जाए। जो दुआएं याद थीं वो पढ़ते रहे, क्योंकि अब किसी पर हम यकीन नहीं कर सकते थे। फजर की अजान हुई तो बहनोई मेरा गाड़ी से उतरा और होटल पर ही नमाज अदा की। वो रात में अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल सकती। वो औरत, वो मर्द अगर वहाँ मर गए थे तो फिर जो हमने देखा वो क्या था। हम इसी शिशोपंज में गांव पहुँचे, और फिर जो मुझे मुराद भाई ने बताया वो आज तक मेरा जहन कबूल नहीं कर पाता। और वो ये था कि इस रात इस जगह पर कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। बहुत शुक्रिया मिस रेहाना आज की हॉरर स्टोरी को हमारे साथ शेयर करने का। आखिर में आप सब से हमेशा की तरह हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही हैं तो काइंडली उन्हें लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें, और काइंडली स्टोरीज़ को आखिर तक ज़रूर देखा करें। और अगर आपके पास भी ऐसी ही मिस्टीरीज, हैरिबल, टेरिफाइंग स्टोरीज़ मौजूद हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल एड्रेस या इंस्टाग्राम आईडी पर हमसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।